जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं हूं पप्पू कुमार। आप सभी को मेरे प्यारे से यूट्यूब चैनल पप्पू कुमार पर आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का विज्ञान के भौतिकी के चैप्टर नंबर 1, जिसमें से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम करने वाले हैं। जिसमें पहला क्वेश्चन कहता है, प्रकाश की किरण गमन करती है। ऑप्शन ए में है सीधी रेखा में, ऑप्शन बी में है टेढ़ी रेखा में, सी कहता है किसी भी दिशा में, डी कहता है इनमें से कोई नहीं। यदि आपने अपने दिमाग में यह सोचा है कि प्रकाश की किरण हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है, तो यह आपका बहुत अच्छा उत्तर होगा, सही उत्तर होगा। प्रकाश की किरण होती है जो हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। प्रश्न संख्या 2 कहता है, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। प्रकाश का वेग है जो सबसे न्यूनतम होता है, कम होता है, किस में होता है? ऑप्शन ए में है निर्वात में, ऑप्शन बी में है जल में, ऑप्शन सी वायु में, ऑप्शन डी कांच में। यदि आपने ऑप्शन कांच यानी कि डी चुना है तो यह आपका बिल्कुल सही उत्तर है। कांच में प्रकाश का वेग सबसे न्यूनतम होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। मोटर कार के चालक के सामने लगा रहता है। मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। ऑप्शन ए कहता है समतल दर्पण, बी कहता है उत्तल दर्पण, सी कहता है अवतल दर्पण, डी कहता है उत्तल लेंस। यदि आपने ऑप्शन बी चुना है उत्तल दर्पण, तो यह बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 कहता है, मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है? मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है? तो ऑप्शन ए में कहता है समतल दर्पण, बी में कहता है उत्तल दर्पण, सी में अवतल दर्पण, डी में उत्तल लेंस। तो मोटर कार की हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है? यदि आपने ऑप्शन सी चुना है तो यह बहुत अच्छा उत्तर होगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा। अवतल दर्पण होता है, यानी कि ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 में कहता है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। ऑप्शन ए में है काल्पनिक, ऑप्शन ए में है वास्तविक, ऑप्शन बी में है काल्पनिक, सी में है दोनों, डी में है इनमें से कोई नहीं। यदि आपने ऑप्शन बी चुना है काल्पनिक, तो यह बहुत अच्छा उत्तर है, बिल्कुल सही उत्तर है काल्पनिक। क्योंकि हम जो समतल दर्पण है, घर के दर्पण में हम जो इस्तेमाल करते हैं उसमें हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब ही बनता है। प्रश्न संख्या 6 में कहता है कि लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक होता है। लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक होता है। ऑप्शन ए में है डायोप्टर, ऑप्शन बी में है ल्यूमेन, सी में है लक्स, डी में है एंगस्ट्रम। तो यदि ऑप्शन ए आपने चुना है डायोप्टर, तो यह बिल्कुल सही जवाब है। डायोप्टर लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक होता है, डायोप्टर होता है। प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 में कहता है, प्रकाश की किरणों के पथ दर्शाने वाले चित्रों को कहा जाता है। प्रकाश के किरणों को पथ को दर्शाने वाले चित्र को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए में है किरण आरेख, बी में है फोकस, सी में है किरण पुंज, डी में है इनमें से सभी। यदि ऑप्शन नंबर ए चुना है तो यह आपका बहुत अच्छा उत्तर, बिल्कुल सही जवाब होगा। क्योंकि प्रकाश का किरण जो पथ दर्शाता है उसे किरण आरेख कहा जाता है। क्या कहते हैं? किरण आरेख कहते हैं। यानी कि प्रश्न संख्या 7 का बिल्कुल सही जवाब होगा किरण आरेख। प्रश्न संख्या 8 कहता है, 2D क्षमता वाले लेंस को फोकसांतर होती है। 2D क्षमता वाले लेंस की फोकसांतर होती है। तो 2D क्षमता लेंस की फोकसांतर कितनी होती है? 20 सेंटीमीटर होती है, 50 सेंटीमीटर होती है, 40 सेंटीमीटर होती है कि 50 सेंटीमीटर होती है? यदि आपने कुछ प्रश्न संख्या 8 का यदि ऑप्शन
डी चुना है तो यह बिल्कुल सही जवाब है, 50 सेंटीमीटर होती है। 2D क्षमता वाले लेंस की फोकसांतर कितनी होती है? 50 सेंटीमीटर होती है। लेंस की क्षमता बराबर P बराबर 1/F होता है। ठीक है, P बराबर 1/F। अगला है प्रश्न संख्या 9 कहता है किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर हो, उसकी क्षमता कितनी होगी? उसकी क्षमता कितनी होगी? तो यदि किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर हो तो उसकी क्षमता कितनी होगी? तो +2F होगा। क्या होगा? +2F। क्योंकि उत्तल लेंस में फोकसांतर जो होती है, क्षमता जो होती है, पॉजिटिव में होती है। किस में होती है? पॉजिटिव में। उत्तल लेंस में जो होती है हमेशा क्या होता है? प्लस में होता है। अवतल लेंस में होता है, अवतल लेंस में क्षमता जो होती है माइनस में होती है। ठीक है, तो उत्तल लेंस की फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता जो होगी प्लस में होगी। प्लस में 5D दिया गया है और प्लस में 2D दिया गया है। ये दोनों तो ऑप्शन कट जाएंगे, या तो ए होगा ना तो डी होगा। आप इसको निकालिएगा तो देखते हैं 2D होता है। क्या होता है? 2D। प्रश्न संख्या 10 कहता है प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं। प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं। ऑप्शन ए है प्रकाश स्रोत, ऑप्शन बी है किरण पुंज, ऑप्शन सी है प्रदीप, डी है प्रकीर्णन। तो प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं? किरण पुंज। यदि आपने ऑप्शन बी चुना है तो यह आपका बहुत अच्छा और बिल्कुल सही जवाब है, किरण पुंज। अब हम अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और पढ़ते हैं क्या कि प्रश्न संख्या 11 में कहता है उत्तल लेंस की क्षमता होती है। उत्तल लेंस की क्षमता होती है, ऋणात्मक होती है, धनात्मक होती है, कि दोनों होता है, कि इनमें से कोई नहीं। अभी मैंने कुछ पहले ही पढ़ा था, उत्तल लेंस की जो हमेशा क्षमता जो होती है वो प्लस में होता है। किस में होता है? प्लस में होता है, यानी कि धनात्मक होता है। यानी कि यदि आपने अपने मन में ऑप्शन नंबर बी चुना है तो यह बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न का उत्तर जो होगा अपने मन में सोचिए और बताइए। प्रश्न संख्या 12 का अवतल लेंस की क्षमता होती है। अवतल लेंस की क्षमता होती है ऑप्शन ए ऋणात्मक, बी धनात्मक, सी दोनों, डी 4। इनमें से कोई नहीं। तो अवतल लेंस की जो क्षमता होती है हमेशा क्या होती है? ऋणात्मक होती है। क्या होती है? ऋणात्मक होती है। प्रश्न संख्या 13 क्या कहता है? उत्तल लेंस को क्या कहते हैं? उत्तल लेंस को क्या कहते हैं? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए में है अभिसारी लेंस, बी में है उत्तल लेंस, सी में है अपसारी लेंस, डी में है इनमें से कोई नहीं। यदि आपने उत्तर ए चुना है अभिसारी लेंस तो यह बिल्कुल सही जवाब होगा, अभिसारी लेंस। अभिसारी लेंस क्या कहलाता है? यानी कि अभिसारी जहाँ वैसा लेंस जो सभी किरणों को किसी एक बिंदु पर मिला दे, किसी एक बिंदु पर मिला दे, उसे क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस। जयप्रकाश मुड़ा। लेंस से बाहर निकलते किसी एक बिंदु पर इकट्ठा कर देता है। इस प्रकार के लेंस को क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस। उत्तल लेंस एक प्रकार का अभिसारी लेंस है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 14, अवतल लेंस को कहते हैं। अवतल लेंस को कहते हैं ऑप्शन ए में है अभिसारी, बी में है द्विउत्तल लेंस, सी में है अपसारी, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो अवतल लेंस जो है एक अपसारी की भांति व्यवहार करती है, यानी कि अपसारी लेंस इसका सही जवाब होगा। अवतल लेंस होता है अपसारी लेंस। प्रश्न संख्या 15 क्या कहता है? निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता? माने कौन सा पदार्थ है जिसे लेंस नहीं बनाया जाता है? जल। जल एक लेंस की भांति कार्य करता है। कांच से भी बनाया जाता है, प्लास्टिक से भी बनाया जाता है, मिट्टी से नहीं बनाया जाता। यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा, मिट्टी।
अगला प्रश्न का उत्तर अपने मन में सोचिए और बताइए कि क्या किसी दर्पण से हमेशा वस्तु छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? यदि ऑप्शन ए में देखते हैं समतल दर्पण, बी में देखते हैं उत्तल दर्पण, सी में देखते हैं अवतल दर्पण, डी में देखते हैं इनमें से कोई नहीं, तो जो हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनाता है वह किस दर्पण में होता है? यदि आपके मन में आंसर बी आया होगा तो यह बहुत बिल्कुल सही जवाब होगा। उत्तल दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। प्रश्न संख्या 17 कहता है किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? ऑप्शन ए है समतल, बी है अवतल, सी है उत्तल, डी है इनमें से कोई नहीं। तो वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनाना है तो अवतल दर्पण का प्रयोग करना होगा। किसका? अवतल दर्पण का प्रयोग करना होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 18 कहता है प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? आपने पढ़ा होगा प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं। यह ऑप्शन नंबर बी यानी कि 2 में दिया गया है, जो कि बिल्कुल सही जवाब है 2। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 19 कहता है कि जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करता है तो मुड़ जाती है। अभिलंब से दूर, अभिलंब के निकट, अभिलंब के समानांतर, इनमें से कोई नहीं, तो यह अभिलंब के निकट मुड़ जाती है। एक माध्यम, इधर नीचे पानी है, ऊपर हवा है ना। एक पानी कांच मान लीजिए, कांच की मोटाई, कांच दिया कांच की मोटाई मान लीजिए इस फुट। जैसे प्रकाश घुसेगी तो लंब अभिलंब इस तरफ होगा, तो यह सीधे न जाकर, ऐसे नहीं जाकर सीधा इधर मुड़ जाएगी, है ना। यानी कि अभिलंब के निकट आएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा, अभिलंब के निकट। फोटोग्राफी कैमरा के अभिदृश्यक होते हैं। फोटोग्राफी के कैमरा का अभिदृश्यक कैसा होता है? ऑप्शन ए में बताया गया है उत्तल लेंस, बी में अवतल लेंस, सी में उत्तल दर्पण, डी में अवतल दर्पण। तो फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक जो लेंस होता है हमेशा उसमें तो होता है लेंस, उत्तल लेंस होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस, प्रिज्म। क्या चीज़ का प्रयोग होता है? तो साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 22 क्या कहता है? एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर हो तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी? वक्रता त्रिज्या आर बराबर ए बटा 2। अगला प्रश्न को चलते हैं। प्रश्न संख्या 22 कहता है एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर हो तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी? आर बराबर होता है 2f। एफ के मान 10 है तो 10 दूनी के 20, यानी कि 20 सेंटीमीटर होगी। 22 का जो बिल्कुल सही जवाब होगा 20 सेंटीमीटर होगा। अगला प्रश्न संख्या 23 कहता है। प्रश्न संख्या 23 कहता है निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच को कोण को क्या कहते हैं? निर्गत किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं? तो यह निर्गत कोण कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, निर्गत कोण। प्रश्न संख्या 24 कहता है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल लेंस, उत्तल लेंस। तो सरल सूक्ष्मदर्शी में जो प्रयोग होता है वह होता है उत्तल लेंस। कौन सा लेंस? उत्तल लेंस, यानी कि
ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, उत्तल लेंस। अगला क्वेश्चन कहता है किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? तो लेंस पूछा है उत्तल लेंस, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, बाइफोकल लेंस, इनमें से कोई नहीं। तो यह जो हमेशा बनता है, यह जो हमेशा बनता है अवतल लेंस के द्वारा बनता है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न संख्या पढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 26 कहता है परावर्तन के नियम निर्धारित होते हैं, परावर्तन के नियम निर्धारित होते हैं। ऑप्शन आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर होते हैं, परावर्तन कोण अपवर्तन कोण बराबर होते हैं, आपतन कोण विचलन कोण हमेशा बराबर होते हैं, कि इनमें से कोई नहीं। यदि आपने ऑप्शन नंबर ए चुना है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं, यह बिल्कुल सही जवाब होगा। परावर्तन के नियम है आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा बराबर होते हैं। साइन आई बराबर साइन आर, ठीक है। अगला प्रश्न संख्या 27, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है सीधी, उल्टी, दोनों, इनमें से कोई नहीं। काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है हमेशा कैसी होती है? सीधी होती है। ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 28 कहता है लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? तो ए में है 2, बी में है 1, सी में है 3 और डी में है कोई नहीं। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? तो लेंस में होती है जो मुख्य फोकस की संख्या 2 होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 29 कहता है सर्च लाइट का परावर्तक होता है, सर्च लाइट का परावर्तक कैसा होता है? ऑप्शन नंबर ए कहता है उत्तल, बी कहता है अवतल, सी कहता है समतल, डी कहता है कोई नहीं। यदि आपने इसका उत्तर अवतल दिया है यानी कि अवतल सोचा है तो यह आपका बहुत अच्छा उत्तर होगा और इसका सही उत्तर होगा अवतल दर्पण। अगला दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का प्रयुक्त होता है? मैंने कि दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? समतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का, अवतल दर्पण का, कोई नहीं। तो देखिए जो जो हजाम लोग होते हैं वह अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। कौन सा? अवतल दर्पण। लेकिन हम अपने घरों में समतल दर्पण का उपयोग करते हैं, परंतु दाढ़ी बनाने के लिए जो प्रयुक्त दर्पण होता है वह अवतल दर्पण होता है। इसलिए प्रश्न संख्या 30 का जो उत्तर होगा अवतल होगा। प्रश्न संख्या 31, प्रश्न संख्या 31 कहता है कि एक उत्तल लेंस की क्षमता, एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है तो उस लेंस की फोकस दूरी कितनी होगी? एक उस लेंस की फोकस दूरी कितनी होगी? तो देखिए उत्तल लेंस है तो जाहिर सी बात पॉजिटिव में होगा, पॉजिटिव में 2 गो है, बाकी 2 नहीं, तो जो बी और सी कट जाएगा। यानी कि एक लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है तो उसकी लेंस की फोकस दूरी कितनी होगी? तो 100 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। यदि आपने ऑप्शन नंबर सी सोचा है तो यह आपका बहुत बिल्कुल सही जवाब है। प्रश्न संख्या 32, प्रश्न संख्या 32 कहता है किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है, दर्पण तथा लेंस संभव है, कौन सा लेंस संभव है? अच्छा बताइए आपने, जो ऋणात्मक चिन्ह वाला होता है वह कौन सा लेंस होता है? तो वह अवतल लेंस होता है, यानी कि दोनों अवतल लेंस होंगे। कैसा? दोनों अवतल होगा, एक अवतल दर्पण होगा, एक अवतल लेंस होगा, दोनों अवतल होंगे। अगर फोकस दूरी f बराबर -15 है तो दोनों में, दर्पण में भी और लेंस में भी, दोनों का मान ऋणात्मक होता है। कौन किस में होता है? अवतल में होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 33 कहता है प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं?
तो प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम होते हैं। कितने होते हैं? दो नियम होते हैं। आपने बहुत शुरुआत में ही पढ़ा होगा क्लास में कि प्रकाश के परावर्तन कितने नियम होते हैं? दो नियम होते हैं। किस माध्यम का अपवर्तनांक का मान होता है? तो क्या होता है? अभी मैंने कुछ देर पहले ही बताया था। क्या? तो आपने सुना होगा कि साइन आई बराबर साइन आर, यानी कि अर्थात बट्टा में साइन आई बटा साइन आर। इसका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, साइन आई बट्टा साइन आर। एक उत्तल लेंस होता है सभी जगह समान मोटाई का होता है। बीच के अपेक्षा किनारा मोटा होता है, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है, इनमें से कोई नहीं। तो किनारे की अपेक्षा बीच में क्या होता है? मोटा होता है। किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। कौन सा? उत्तल लेंस, यानी कि ऑप्शन नंबर सी उसका सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा? सी। एक उत्तल लेंस किनारे के अपेक्षा बीच में मोटा होता है। प्रश्न संख्या 36। एक उत्तल लेंस होता है। प्रश्न संख्या 36 कहता है, आवर्धक लेंस का आवर्धन m बराबर होता है। आवर्धक लेंस का आवर्धन बराबर होता है। तो आपने देखा होगा आवर्धक लेंस का आवर्धन जो होता है, अवतल लेंस से पूछा है। किसमें पूछा है? अवतल लेंस में। तो पॉजिटिव होगा। m बराबर v बटा u होगा। v बटा u होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा डी। प्रश्न संख्या 37 कहता है, गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध होता है। गोलीय दर्पण में फोकसांतर तथा वक्रता त्रिज्या यानी कि सी बराबर 2f। अगर f बराबर पूछेंगे तो सी यानी कि r बटा टू। वक्रता त्रिज्या बटा कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। a बराबर होता है, ठीक है, यानी कि a बराबर r बटा 2। a बराबर r बटा 2 किस में है? ऑप्शन नंबर 1 में है। इसका बिल्कुल सही जवाब होगा r बराबर 2f। यानी कि यदि कहता है r बराबर 2f तो a बराबर हो जाएगा, इधर दुगुना में उधर जाएगा तो भागा में r बटा 2। a बराबर r बटा 2। इसका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 16 कुकर में प्रयुक्त होता है। सोलर कुकर में किस दर्पण का प्रयोग होता है? तो सोलर कुकर में जो प्रयुक्त होता है वह होता है अवतल दर्पण का। किसका? अवतल दर्पण का, है ना। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा अवतल दर्पण। प्रश्न संख्या 39 कहता है कि उत्तल लेंस में बनाम प्रतिबिंब होता है। तो उत्तल लेंस में बनाम प्रतिबिंब वास्तविक होता है और हमेशा कैसा होता है? उल्टा होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा, वास्तविक और उल्टा। प्रश्न संख्या 40 कहता है, उत्तल लेंस में जब बिंब f और 2f के बीच रखा जाता है तो बनाम प्रतिबिंब होता है। यानी कि एक उत्तल लेंस में पहले फोकस दूसरे फोकस के बीच रखा गया हो तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो उसका प्रतिबिंब जो बनता है बड़ा बनता है। कैसा बनता है? बड़ा। और उत्तल लेंस में कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो काल्पनिक बनता है। कैसा बनता है? कैसा बनता है? वास्तविक बनता है। कैसा बनता है? वास्तविक, यानी कि बड़ा और वास्तविक। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा, बड़ा और वास्तविक। प्रश्न संख्या 41 कहता है, दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे हुए मध्य को क्या कहते हैं? दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे हुए ठोस माध्यम को क्या कहते हैं? तो गोलीय लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? गोलीय लेंस। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका सही जवाब होगा। वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित हो क्या कहलाता है? यानी कि जो बाहर की तरफ क्या हो? वक्रित हो। बाहर की तरफ जो वक्रित होगा वह हमेशा उत्तल लेंस होगा। कैसा होगा? उत्तल लेंस, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 43 यानी कि 43, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण कहा जाता है।
गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण कहा जाता है। मध्य के, कि ध्रुव के, कि गोलार्ध के, कि अक्ष के। तो आपने देखा गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र कहा जाता है, ध्रुव को कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा, ध्रुव को। प्रश्न संख्या 44 कहता है, प्रश्न संख्या 44 कहता है, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन के ऐसे मात्रक होते हैं। किसी लेंस के उत्पन्न आवर्धन एम का मान पूछा है, एम का v/u दोनों मीटर मीटर होगा, कट जाएगा, यानी कि बीमाहीन होगा, है ना। क्या होगा, मीटर में होगा, सेंटीमीटर में, मिलीमीटर में, मात्रक विहीन होगा। क्या होगा, मात्रक विहीन। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 45 कहता है, लेंस के केंद्रीय बिंदु को कहते हैं। लेंस के केंद्रीय बिंदु को क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं, प्रकाश केंद्र कहते हैं, द्वारा केंद्र कहते हैं, आचकन केंद्र कहते हैं। तो यदि आपके मन में ऑप्शन नंबर बी उत्तर आया होगा तो यह बहुत अच्छा उत्तर है, बिल्कुल सही उत्तर है। प्रकाशीय केंद्र कहा जाता है। क्या कहते हैं? प्रकाशीय केंद्र। लेंस के केंद्रीय बिंदु क्या कहते हैं? प्रकाशीय केंद्र। प्रश्न संख्या 46, किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? यानी कि छोटे अक्षरों को पढ़ना है, किसका छोटे अक्षरों को पढ़ना है तो किस लेंस का प्रयोग करेंगे? तो उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। कौन सा? उत्तल लेंस के, है नजदीक यानी कि 5 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो होगा बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न संख्या 47 कहता है, इनमें से कौन दर्पण का सूत्र है? दर्पण का सूत्र है 1/f 1+1/u बराबर 1/f, कि 1/u माइनस 1/v बराबर 1/f। इसी प्रकार से 4 ऑप्शन दिए गए हैं। यदि आपके मन में ऑप्शन नंबर ए आया होगा तो यह बहुत अच्छा उत्तर होगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा कि 1/v प्लस 1/u बराबर होता है 1/f, बराबर होता है 1/f। ठीक है, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, इसको दर्पण सूत्र कहा जाता है। प्रश्न संख्या 48 कहता है, गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र को किस अक्ष से निरूपित किया जाता है? गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र को, है ना, या ऐसा गोलीय दर्पण हो या इस तरह का गोलीय दर्पण हो, इसके वक्रता केंद्र को किस अक्ष से निरूपित किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा सही उत्तर होगा, सी से निरूपित किया जाता है। किससे मेरे भाई? सी से निरूपित किया जाता है, सी से निरूपित किया जाता है। प्रश्न संख्या 49 कहता है, निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होगी? यहाँ पे छाल लिखा गया गलती से, ठीक है, आप इसे यहाँ पे मिटा देंगे। यहाँ पे कुछ होगा, छाल नहीं होगा, चाल होगा। ठीक है, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। आप देखिए निर्वात में प्रकाश की चाल होती है तो पढ़ेंगे आप लोग कि 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। क्या होता है? 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। ऑप्शन नंबर ए में ही दिया गया है, यह बिल्कुल सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 50 कहता है, दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? यानी कि जो डेंटिस्ट जो होते हैं वह मरीज के दांत को बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? है ना, दंत विशेषज्ञ जो है किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? ऑप्शन ए में है अवतल, बी में है समतल, सी में है उत्तल और डी में है सभी। तब जानते हैं कि दंत विशेषज्ञ जो होते हैं वह अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा, अवतल दर्पण। अगला प्रश्न की बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 51 कहता है कि पतले लेंस की आवर्धन क्षमता होती है। पतले लेंस की जो आवर्धन क्षमता होती है कैसी होती है? तो कम होता है कि अधिक होता है? तो कम होता है मेरे भाई। कैसा होता है? कम होता है। ऑप्शन नंबर ए
बिल्कुल सही उत्तर होगा कम। ऑप्शन नंबर प्रश्न संख्या 52 कहता है मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता होती है। मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता होती है, कम होती है, अधिक होती है। तो कैसी होती है? अधिक होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। अगला हम प्रश्न पढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 53 कि अवतल दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखे प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी बनेगी? अवतल दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखना है, पी और मुख्य फोकस एफ के बीच रखना है, तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा? सीधा बनेगा और आभासी बनेगा। ऑप्शन नंबर ए बी बिल्कुल सही जवाब होगा, आभासी और सीधा। आभासी और सीधा। अगला प्रश्न कहता है एक उत्तल लेंस के प्रकाशीय केंद्र मुख्य फोकस के बीच रखे बिंब को क्या कहते हैं? प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है? तो अब जानते हैं बात वही है, उत्तल लेंस और अवतल दर्पण दोनों बराबर होते हैं, तो वह आभासी और सीधा ही बनेगा। कैसा बनेगा? आभासी और सीधा। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 54 कहता है, 54 हो गया। 55 कहता है अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर रखे बीम का प्रतिबिंब की स्थिति कैसी होगी? अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर, कहाँ पे? मुख्य फोकस पर। जब मुख्य फोकस पर कोई वस्तु रखा जाए उसका प्रतिबिंब जो होता है वह हमेशा मुख्य फोकस के लिए अनंत पर बनता है, अनंत पर बनता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 56 कहता है कि उत्तल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे प्रतिबिंब की स्थिति कैसी होती है? उत्तल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे प्रतिबिंब की स्थिति कैसी होती है? तो वक्रता केंद्र बनता है, स्थिति कहाँ होती है? कैसी नहीं, स्थिति कहाँ होती है? वक्रता केंद्र पर, फोकस वक्रता के बीच, सी अनंत पर, ध्रुव वक्रता केंद्र के बीच। तो मुख्य फोकस पर रखे प्रतिबिंब की स्थिति कैसी होती है? कहाँ पे होती थी? स्थिति कहाँ होती है? तो अनंत पर होती है। कहाँ होती है? अनंत पर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न कहता है, प्रश्न संख्या 57 कहता है अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे बीम के प्रतिबिंब की स्थिति कैसी होती है? अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे बीम का प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ होती है? ऑप्शन नंबर ए है फोकस वक्रता केंद्र के बीच, बी है प्रकाशीय केंद्र फोकस के बीच, सी है ध्रुव वक्रता केंद्र के बीच, और डी है इनमें से कोई नहीं। यदि आपने ऑप्शन नंबर बी चुना होगा, प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच, तो यह बिल्कुल सही जवाब होगा। प्रकाशीय केंद्र और मुख्य फोकस के बीच होता है। प्रश्न संख्या 58 कहता है अवतल लेंस के सामने अनंत पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति कैसी होती है? अवतल लेंस के सामने अनंत पर रखे, है ना, अनंत पर रहेगा तो कहाँ बनेगा? मुख्य फोकस से बनेगा। यानी कि 58 के ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। कहाँ पे? अनंत पर रखे तो मुख्य फोकस बनेगा। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 59 कहता है कि अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखे बीम के प्रतिबिंब कहाँ होगा? अनंत पर, तो कहाँ बनेगा? जाहिर सी बात है, अनंत पर रखा जाता है तो मुख्य फोकस बनता है। फोकस कौन सा ऑप्शन में दिया गया? ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, यानी कि बिल्कुल सही जवाब होगा मुख्य फोकस पर। प्रश्न संख्या 60 कहता है लेंस के प्रकाशीय केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात क्या होती है? तो प्रकाशीय केंद्र से जब गुजरेगी, लेंस से प्रकाशीय केंद्र से होकर गुजरेगी तो सीधा निकल जाएगी, बिना विचलन के निर्गत हो जाती है। कैसे? बिना विचलन के निर्गत हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 61 कहता है मुख्य फोकस से गुजरने वाले प्रकाश किरण उत्तल लेंस है ना, लेंस अपवर्तन के पश्चात होता है, अपवर्तन के पश्चात होता है। तो अब जानते हैं क्या होता है। तो निर्गत किरण मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाता है। क्या होता है? निर्गत किरण मुख्य अक्ष के क्या होते हैं? समानांतर हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा, है ना। मुख्य अक्ष के क्या होते हैं? समानांतर हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 62 कहता है मुख्य अक्ष के क्या कहता है? मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली कोई प्रकाश की किरण अवतल लेंस के अपवर्तन के पश्चात क्या होता है?
अवतल लेंस के अपवर्तन के पश्चात क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है ये बिल्कुल सही जवाब होगा। निर्गत किरण मुख अक्ष से दूर जाती है। निर्गत किरण जो होता है मुख से दूर जाती है। चलिए मेरे प्यारे भाई, मेरा क्वेश्चन समाप्त हो जाता है। प्रश्न संख्या था 62। मैंने पूरा का पूरा MCQ करवा दिया। यदि आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और मैं अगले वीडियो में अगला चैप्टर का वीडियो लेके आऊँगा। धन्यवाद।